जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना जो मैथ के कॉन्सेप्ट की क्लास की बात करें तो अभी तक अपनी कॉन्सेप्ट की लगभग आपको बता दें तो 25 चैप्टर के आसपास हम लोगों ने NCERT बेस कर लिया है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनका भी डिस्कशन कर लिया है। अब अपना ये चल रहा है 20 डेज सीरीज, ठीक है ना। ये 20 डेज सीरीज में अभी तक पहले तो केवल PYQs थे, बट आपके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने इसमें ले रखा है, ठीक है ना। तो इस 20 डेज सीरीज का आज अपना डे नंबर 8 है। अभी तक हम लोगों ने अपनी 7 क्लासेस कर रखी है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है ये चैनल, ठीक है ना, टीचिंग फील्ड को लेकर के। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है ना। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है 6 अंकों वाली, ठीक है ना, 6 अंकों वाली एक संख्या जो कि 75y077 संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। तब 2y+3 का मान पूछा है आपसे। अच्छा, तो आप लोग को पता होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। संख्या क्या है, 7 5 y 0 7 7, ये संख्या है। अगर हम बात करें 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थानिक संख्याएं जो सम स्थान पे हैं प्लस इनका योग और जो विषम स्थानों पे हैं उनके योग का अंतर किया जाए तो वो या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, ठीक है ना। यही तो कहता है ये रूल, ठीक है ना, 11th का। चलो तो जरा देखते हैं, देखिए 7 + y + 7, तो यहाँ पे देखिए 7 + y + 7, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इनका अंतर क्या करना है, कितने के बराबर हो जाए, 5 + 0 + 7, तो ये आ जाएगा कितना, 5 + 0 + 7, तो ये सीधा सीधा 7 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये कितने के बराबर हो जाए, या तो 11 आ जाए या फिर आपका 0 आ जाए, ठीक है ना। तो कोई एक सा आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 7 और 7 मिलकर के तो 14 + y हो गया, और यहाँ से माइनस कीजिए 7 और 5, ये 12 हो गया, ये 11 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से जब आप y निकालेंगे 14 में से पहले 12 घटा दीजिए, ठीक है, तो y + का 2 आ जाएगा = 11। तो आप मुझे बताओ y कितना आ जाएगा, तो 11 - 2 जो कि हो जाता है 9, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपके सामने निकल करके आ गई, कितनी है, 9 है। लेकिन आपसे उसने कितना पूछा है, 2y + 3 की वैल्यू, तो 2 × 9 + 3, तो 9 दूनी 18, 2 20 1 21, तो 21 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो ये प्लेलिस्ट में जाइएगा, टारगेट के नाम से है दिसंबर के, ठीक है ना, उसमें जो सबसे पहली वीडियो है क्लास है वो है आपके लिए, ठीक है, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल सारा सिखा रखा है हमने डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत प्यार से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कह रहा है वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताइए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या होता है, एक इसका बहुत फेमस फार्मूला होता है M1D1T1 = M2D2T2 / W1/W2, ठीक है ना। अब इसमें कौन क्या है, देखिए M1 होता है नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर वो चाहे आदमी हो चाहे मशीन हो। D1 होता है कितने दिन तक काम किया है M1 व्यक्ति, और T1 होता है दिन में भी कितने घंटे तक काम किया है। W1 होता है काम करके कितना सामान बनाया या कितना काम को अंजाम दिया, कितना काम हुआ है, ठीक है। M2 उसी तरीके से मशीन या आदमी, और D2 टाइम 2 हो जाता है, ठीक है, W2 हो जाता है वर्क। यहाँ देखिए वो कह रहा है कि सेम वस्तु बनाने के लिए, ठीक है ना, देखिए एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को निर्माण करने के लिए, और आगे क्या कह रहा है, उस फैक्ट्री की कितनी उतनी ही संख्या में, यहाँ पे देखिए उतनी ही संख्या, इसका मतलब यहाँ पे W और W2 बराबर है। इस फार्मूले की एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि इसमें जितनी चीज़ें दिया रहता है उतना इस्तेमाल होता है, बाकी अपने आप हट जाता है। जैसे अगर यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है तो आप फार्मूले से हटा दो, केवल M1D1 = M2D2 लगा दो, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप देखिए मशीन पहले कितनी लग रही थी, 126 दिन काम किया और निर्मित करने के लिए फैक्ट्री में 84 मशीनें थी। तो ये 84 इंटू डी कितना है 126, ये बराबर हो जाएगा आपका कितने के कितना, क्या कहना चाह रहे हैं, उतनी ही वस्तु बनवा रहे हैं 108 दिन में निर्माण करने के लिए। हमने मान लिया कि 108 दिन में बनाने के लिए y व्यक्ति लगेंगे अब, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इसको कर देते हैं, मान लिया y व्यक्ति लगेंगे, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, अब काटने का थोड़ा दिमाग लगाओ, डिविजिबिलिटी रूल, 6 2 8 1 9, ये संख्या 9 से कट रही है, 108 भी 9 से कटता है। तो देखिए 9 1 कम 9, 3 9 चौक 36, 14 के कट गया, 12 9 108, ये 12 से कट गया, ठीक है ना। तो 12 से फिर काटो, 12 1 कम 12, 12 सते 84, ये आ गया। तो यहाँ से आपका 14 सते 98, 98 आ गया y। तो मतलब दूसरी बार जो मशीनों की संख्या पड़ेगी 98 पड़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, इसने पूछा है कम या अधिक पूछा है, तो आप तुरंत देख करके आंसर मत कर देना 98, ये गलत हो जाएगा। इसने पूछा है उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनें चाहिए। पहले 84 मशीनें थी, अब पहले 84 मशीनें काम कर रही थी, अब 98। तो बताओ अब अधिक चाहिए ना, कितना कितने अधिक चाहिए, पहले 84 थी तो 98 में से 84 गया तो 4 1 14, तो 14 मशीनें आप उसको और चाहिए, समझ रहे हो ना। अब कितनों की नीड है, 98 मशीनों की नीड है, पहले कितनी चल रही थी 84, तो अब वाले को कितना और चाहिए, पहले वाले से 14 अधिक चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है, इसमें देखिए सारे जो ऑप्शंस दिए हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिए हैं, तो आपको बच के रहना इस चीज से, तुरंत 98 मत लगा देना, ये कम और ज्यादा का भी ध्यान देना है, ठीक है। और बेसिकली देखो 98 को सबसे पहले ही ऊपर ही दे रखा है कि बच्चे गलती करें, तो आप लोग को इस चीज से सावधान रहना है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 4/7 है और y बराबर -11/15 है तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम पूछा है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल पूछा है x प्लस वाई का। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई ही निकालते हैं, तो x की जगह रख देते हैं 4/7 प्लस y की जगह 11/15 है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा, -11/15 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहूँ ना, तो एक चीज मैं बता सकता हूँ, देखो नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है 7 और 15 में, तो 15 चौके तो 60 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 7 11 ही है, 11 7 77 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है, ये 77 है, हमारा आंसर जो भी आएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस है, 77 में से 60 जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा नेगेटिव होगा, ये तो तय है कि आंसर ऋणात्मक आएगा। तो आप ये दो ऑप्शन तो वैसे ही काट सकते हैं। मैंने क्यों कहा, क्योंकि आंसर में हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है, यहाँ 77 बड़ा है, 77 के पहले माइनस है, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो। अच्छा ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब आपको लगे कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप दिमाग कैसे लगा रहे हो उस फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया। अब देखो 7 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो 105 आएगा, ठीक, कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है 105 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कहा इसका रेसिप्रोकल करना है, तो जब भी आपका आंसर आएगा तो 105 ऊपर जाएगा, तो आपके आंसर में माइनस दिखना चाहिए ऊपर और 105 ऊपर दिखना चाहिए। बी ऑप्शन केवल आप टिक मार के ऐसे भी आ सकते हो। बाकी चलो हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम आपका कितना आ गया, देखिए 105 आ गया, एक सेकंड में कर देता हूं सॉल्व। यहाँ पे देखिए एलसीएम आपका 105 आ गया, ठीक है, 7 से करोगे 15 बार में 15 चौके 60, ये हो गया -77 हो गया, ठीक है ना। जब फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो -17/105 आ जाएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो आपका घूम करके फिर से यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। चलें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड दे रखा है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 1/2 सही 2/3 प्लस 1/3 सही 1/5 प्लस 1/2 सही कोई भाग वो नहीं है 2/9, ठीक है, का मान कितना होगा। अच्छा देखो 1 है ना, एक चीज का ध्यान रखो, एक है भाग के साइन को मैं गुणा में बदल देता हूं। जब अगर आप भाग के साइन को गुणा में बदलते हैं तो ये जो रेशियो है एकदम से बदल जाता है, नीचे की चीजें ऊपर ऊपर की नीचे आ जाती हैं। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करो, 3 दूनी 6 और 2 8, यही तो होगा, हाँ 3 दूनी 6 2 8, ठीक है ना। तो 3 ऊपर चला जाएगा, अब 3/8 इसको लिख सकता हूं कि नहीं बताओ। आप कहोगे कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बन रहा था 8/3, लेकिन ये साइन हमने चेंज किया है, गुणा में बदल दिया, इसलिए 3/8 लिख दिया, ठीक है। प्लस
सेम उसी तरह इसको 1 इंटू करेंगे, फिर नीचे की चीज़ें ऊपर जाएंगी, 3 पचे 15 1 16, लेकिन 16 नीचे आएगा ना कि ऊपर, ऊपर 5 जाएगा। फिर प्लस आ जाओ, यहाँ पे देखो इसको फिर से आप गुणा में बदलिए तो 9 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये सॉल्व करना है और सबके मल्टीपल में एक एक दिख रहा है, आप इसको और आसान कर लो, एक लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको दिखे कि यहाँ कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 8 16 2 का एलसीएम जब लोगे तो ये 16 ही आ जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 16 एकम 16 होता है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 2 अठे 16 तो 9 अठे 72 हो जाता है। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 72, 72 और 6 आपका 78 हो जाता है। 78 में 5 आप जोड़ते हो तो 83 आ जाता है। ठीक है, 78 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, हाँ 83 आ जाएगा। 83 डिवाइडेड बाई 16। अब एक चीज़ तो तय है कि इसका जो आंसर आएगा 8 प्लस आएगा। ठीक है ना, सॉरी 16 पचे 80 होता है, 5 से शुरू होगा, सारे ही 5 से शुरू हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखो 16 5 बार में गया 80, 3 बचा, दशमलव लगाया हमने 30 हो गया। ठीक है ना, फिर 16 दूनी 32 ज़्यादा हो रहा था, 16 एक कम 16। ठीक है ना, तो 16 यहाँ आ गया तो 30 में से 16 गया तो कितना बचता है, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1। ठीक है ना, 1 हो गया, तो 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 आएगा, तो ये दो आंसर तो काट दो, ये हो ही नहीं सकते। 5 दशमलव के बाद 1 आएगा। अब ये 14 हो गया, दशमलव लगा ही था तो इसको 40 ले लो। ठीक है ना, तो 16 अट्ठे 128 होता है 16। और ये देखो मैं 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 7 है, बस ये चेक कर लो 7 बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में तो जा रहा है, तो कम लेने की थोड़ी होती है, ज़्यादातर जाया जाता है ना, तो ये लगभग 8 बार में जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, एकदम से लग नहीं जाना है कि लगे पड़े हो पेन लेकर के कि आंसर पूरा लेके आएंगे 5वीं डिजिट तक। ठीक है, तो फिर आपका देखो टाइम तो जाएगा, इसलिए आप लोगों को मैं उसी तरीके से करता हूं जिस तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है -3/4 की घात ये 3 है और इस पूरे की घात 4 है। ठीक है ना, तो देखिए -3/4 है, इसकी घात 3 है, ये ऑड है। ठीक है ना, ऑड है तो जब इसको ओपन करोगे तो वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पूरे की घात है आपके पास तो 4 है, 4 तिहाई 12 होता है, तो माइनस इसको अगर हम बाहर ले ले तो 3/4 की घात कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, मैंने अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर साइन को अंदर रखें, 12 एक इवन पावर होती है। ठीक है ना, अगर हम -3/4 लें तो 12 जो होती है ये सम पावर होती है। ठीक है ना, तो जब 12 सम है तो ये जब भी ओपन होगा तो ये माइनस अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको 3/4 की घात 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसका जो आंसर सही है, मैंने 1-2 जगह चेक करा था, तो इसको ये वाला आंसर लिया गया है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको सोचा जाए तो एक बार आप लोग भी दिमाग लगाइएगा कि क्या अगर किसी की भी पावर इवन होती है तो वो तो माइनस की चीजें इवन बार मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाती है। ठीक है ना, तो या क्या ये इसकी संभावना है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इस पर रिसर्च कीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल इसका जो आंसर कर रहे हैं हम सी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी मैंने ले लिया था क्वेश्चन, मैं इसको एक बार और थोड़ा सा अच्छे से देख करके फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि क्या एग्जैक्ट इसका आंसर और कहाँ क्या दे रखा है। ठीक है, चलो ये समझ गए, आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है प्रेक्षणों, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, कह रहा है प्रेक्षण है 29 x + 1 33 44 x + 3 x + 6 और 46 का माध्य दे रखा है, यानी कि मीडियन। ठीक है ना, 39 दे रखा है, तब इन प्रेक्षणों का माध्यक निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो मीडियन यानी कि माध्यक निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या पता होना चाहिए, इतने का माध्य, सॉरी हाँ माध्य जो है ये दे रखा है। ठीक है ना, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे डेटा को जोड़ करके नंबर से डिवाइड कर देते हैं जितने डेटा है। यहाँ पे देखो कितने नंबर है टोटल, तो सबको जोड़ो पहले, 29 + x + 1 + 33 + 44 और +x + 3 +x + 6। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये x + 6 और +46 भी है इसमें। ठीक है ना, यहाँ तक डेटा लिया है।
इसको 7 से भाग दे दो, ठीक है। अब इसको आप 7 से भाग दोगे तो ये मीन निकल के आएगा, और ऑलरेडी उसने मीन दे रखा है कितना, 39 दे रखा है। तो इस 7 का यहाँ मल्टीपल कर दो, तो 7 9 63 3 6 आ गया, 7 3 21 और 6 कितना होता है, 21 6 27 होता है, ठीक है ना। ये 273 बराबर आ गया। देखो x को एक साथ ऐड करो, कितनी बार है, एक बार है, और कहाँ है, 2 बार 3 बार, तो x प्लस 3 तो ये आ गया, x प्लस 3 ये आ गया। अगर मैं इन सबको ऐड करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 और 1 10 और 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 6 26 और 26 6 कितना होता है, 26 और 6 32 आ जाएगा ना, 26 27 28 29 30 31 32, हाँ ठीक है, 26 6 32 आ जाएगा। अच्छा x प्लस ये तो 32, ये क्यों लिखा मैंने, x प्लस 3 क्यों लिखा, अच्छा 3x होगा ना, ये तो x प्लस 3 नहीं होगा, ये 3 बार x होगा, ठीक है ना, सॉरी ये 3x आ गया, प्लस 32 का हमने 2 रखा, कैरी लगा 3, ठीक है ना। तो 3 और 1 ये 4, 4 के बाद 4 4 8 और 3 11, 11 2 13, ठीक है ना, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन सही आई कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आपका ज़्यादा टाइम जाए। एक सेकंड मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इसका एडिशन कितना आएगा। यहाँ पे देखिए, इसको जब सबको ऐड करो कि यहाँ 162 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं तो मिस्टेक है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है, ठीक है ना। तो 3x प्लस 162 आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ से देखिए, हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल सा आपका 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 273, माइनस कर दीजिए 162, तो ये आपका आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 111 आ जाएगा। जब आप x को निकालोगे तो 111 को भाग दे दीजिए 3 से, तो जब आप 111 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37 टाइम चला जाता है। कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, देखो 3 3 9 2 21 3 7 21, तो ये 37 आ जाएगा x की वैल्यू। अब आपके पास x पता चल गया, तो सारे डेटा आपके सामने कितने कितने हो जाएंगे, तो थोड़ा सा और स्पेस मुझे लेना पड़ेगा, ये हाँ। तो देखिए पहला नंबर तो ये रहा आपका 29 ही दे रखा था, चलो मैं नंबर सारे लिख देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 29, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 37 प्लस 1 38, फिर कितना आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा 44, उसके बाद कितना है x प्लस 3, तो 37 में 3 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। और उसके बाद फिर कितना है x प्लस 6, तो 37 प्लस 6 और 40 3 43 43 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका सारा डेटा आ गया, 1 2 3 4 5 6, और ये एक पहले से पड़ा था 46। अब इतना तो आ गया, अब इसका क्या पूछे हैं, ये माध्यक पूछे हैं। माध्यक क्या होता है, अगर संख्याएं ऑड है, विषम संख्या है, तो बीच वाली संख्या होती है माध्यिका, सॉरी माध्यक, ठीक है ना। लेकिन क्या कब होती है, जब इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो चलो इंक्रीजिंग में लिख देते हैं, 29 सबसे छोटा है, 29 के बाद आपका आ जाएगा कितना 33 आ जाएगा, 33 के बाद फिर आ जाएगा 38 आ जाएगा, 38 के बाद 40 आ जाएगा, 40 के बाद कितना आ जाएगा। अब देखो आप चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो, टोटल डेटा 7 था, आपने 1 2 3 4 अरेंज कर लिया, ठीक है ना। तो 7 में 3 इधर छूटेगा, 3 इधर, तो 6 बीच वाला बचेगा, तो 3 इधर छोड़ दिया, तो अगली संख्या जो बीच में बचेगी 40, आपका करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। आप आगे का दिमाग, टाइम मस्ट, देखो एग्जाम में क्या होता है, टाइम पे फोकस करना, तो आप सबको इंक्रीज मत करो, सबको करने में फिर 1 2 सेकंड तो जाएगा, 1 1 सेकंड बचाया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो मैंने 4 ही डिजिट को सेट किया, मुझे पता था कि टोटल 7 है, तो अगर 4 सेट हो गए तो चौथा ही वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। क्यों, वही क्यों बीच में आने वाला है, क्योंकि आगे अब देख लीजिए 43 आ गया, 44 आ गया, 46 आ गया, ये 1 सेकंड भी आपका बच जाता है, इतने में टिक मार के आप आगे निकल जाते, ठीक है ना। क्योंकि जब अगर जो लोग पेपर दे चुके होंगे उनको पता है कि एग्जाम में टाइम का क्या वैल्यू है, जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो वो तो चलो खैर अभी उनको नया नया लगेगा ये चीजें, इसीलिए मैं छोटी सी भी कैलकुलेशन को सोचता हूं कि आपका बचाऊं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चले, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां कह रहा है x, y और z 3 प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, इस प्रकार है कि x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। दूसरा कह रहा है y² प्लस 2yz प्लस z² बराबर 256। ये क्या कह रहा है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 400।
तो वाई जेड माइनस एक्स की वैल्यू पूछा है। तो जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर 100 दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अंडर रूट निकालोगे तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा आपको क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर है, 256 के बराबर है, ठीक है ना। तो जब आप y प्लस जेड निकालोगे तो ये आ जाएगा 16, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, तो ये निकल करके 16 आ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है। अगले वाले टॉपिक पे इसने आपसे कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बराबर आपको दे रखा है 400, ठीक है ना। तो जब आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो ये आ जाएगा 400 का अंडर रूट होता है, 100 का हो जाएगा 1 0 और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 20, ठीक है ना। तो ये आपके सामने निकल करके आ जाएंगे तीन के तीनों। अब क्या करना है, आपसे उसने क्या पूछा है, वाई जेड, मैं थोड़ा और जगह लेता हूं, आपसे इसने वाई जेड माइनस एक्स पूछा है। तो देखो इस वाली इक्वेशन में ये तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख दूं y प्लस जेड की, तो x निकल के आ जाएगा, तो x प्लस 16, y प्लस जेड की जगह मैंने 16 ले लिया बराबर 20, तो x आपका निकल के आ गया 20 में से 16 गया 4। एक चीज पता चल गया, x कितना आ गया, 4 आ गया। जब x पता चल गया 4, तो यहां पे रख दिया 4 प्लस y बराबर 10, तो y निकल के आ गया 10 में से 4 गया 6। जब y पता चल गया तो y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, 6 प्लस जेड बराबर 16, तो जेड कितना आ जाएगा, 16 में से 6 घटा दीजिए इधर ले जा करके, तो 10 आ जाएगा। तो ये आपके सामने तीनों डेटा आ गए। अब जो पूछ रहा है वो यहाँ पे रख के निकाल दीजिए। इसने पूछा y इंटू जेड, मतलब y की जगह 6 इंटू जेड की जगह 10 माइनस 4, 60 माइनस 4 कितने के बराबर होता है बताइए, 60 में से 4 गया तो 56 आ जाता है, ये 56 के बराबर होता है, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। तो फार्मूले वगैरह भी आपको याद होने चाहिए। अलजेब्रा हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाकर के देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को अपने। चलो मैं एक सेकंड थोड़ा सा पानी पीऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने आप खुद पहले आंसर कर पाया करो स्पीड में, क्योंकि मुझे समझाना होता है तो थोड़ा टाइम लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इतना के हल को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दे रखा है 2x माइनस 7/2 बराबर है माइनस 4.5। 4.5 क्या होता है, इसको मैं 9/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। जैसे इसको 9/2 आप लिखोगे तो इस 2 से इस 2 को निपटा दो, ठीक है ना। निपटाने का मतलब है कट कर दो, ठीक है। अब ये 7 जाएगा इधर साइड, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा माइनस, तो 9 इधर बचा था और ये 7 इधर गया, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7, तो 9 में से 7 गया तो ये आपका माइनस का 2 बचेगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बड़े का साइन लगाया जाता है। तो ये 2 से 2 काट दोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा -1, x निकल गया आपका -1। अब आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन में फटाफट से रख के देखो कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ -1 रखेंगे तो -4 कभी हाफ के बराबर नहीं होगा। -1 रखा, -2 + 3, -2 + 3 +1 होगा, ना कि -1, ये भी नहीं होगा। 3 इंटू -1 तो -3 + 2 करोगे -1, RHS में -1 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करना था, समझ गए। तो बाकी अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को भी अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे जाएंगे 4-5वें नंबर पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी, मैथ टारगेट की है, उसमें लगभग 20 से ऊपर क्लासेज हैं, उसे देख डालो एक बार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ये बराबर किसके हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है मिला करके कुल। तो देखिए इसमें इन तीनों में देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, सॉरी, तो देखो 4 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी, तो पहले तो 4 बाहर निकाल लो। साथ में xy कॉमन हो रहा है, 4xy हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, केवल y² बचा, प्लस का 4 6 के 24, 6 और क्या बचा y, और माइनस
जब 4 से 16 चौके 64, ये बच गया 16 आपका, ठीक है ना। अब इसको देखो फर्दर क्या किया जा सकता है, नीचे वाली संख्या को मैं एकदम लास्ट में लिखूंगा इसके नीचे, चलो लिख देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कहाँ छोड़ दिए उसको। 2xy प्लस 16 ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, बराबर। अच्छा इसको देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बीच में है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं तो ये 4 था, 4 का स्क्वायर होता है, बन जाता। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, रुको यहाँ लग जाओ आप जरा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये देखो 4xy, तो ये आ गया, ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, और आप 6 को तोड़ोगे 8 और 2 में तोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो प्लस का 8y माइनस का 2y, तो ये 6y बीच का बना दिया, 8 दूनी 16 होता है माइनस का, ठीक है, ये आ गया। नीचे नीचे जरा देखो कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखो 2x कॉमन हो रहा है, 2x दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, y प्लस का कितना बचा 8, y प्लस 8 बच गया, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा और काटता हूँ, इस 2 से इसको काटा 2 बार में, x से x खत्म हो गया, तो आपके सामने कितना आ गया, हाँ एक सेकेंड, हाँ इसको जरा देखो, अब आगे जरा सॉल्व करो, तो यहाँ आपका जो बचा है कितना बचा, 2y बचा है, पहले तो 2y मिल गया। अब इसमें से देखो कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। जब इन दोनों में आपने कॉमन लिया तो क्या कॉमन मिल गया, y। जब y आपने कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना, y प्लस 8 बचा। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो बचा y प्लस का 8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई y प्लस का 8। तो इधर मैं लिख दूँ जरी, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे, जो जल्दीबाजी में करेंगे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं इसके यहाँ की आगे की कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2y ये रहा, अब ये वाला ब्रैकेट देखिए दोनों जगह है, तो इसको बाहर ही निकाल लो, 2y और y प्लस का 8 बचा क्या, y और -2 बचा, तो ये आ जाएगा y -2, नीचे y प्लस का 8 था, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ कट रहा है उसको काट दो, y प्लस का 8 ऊपर नीचे दोनों जगह है, ये वाला ब्रैकेट कट गया, तो आपके साथ केवल बच गया कितना, 2y और ब्रैकेट में y -2, 2y ब्रैकेट में y -2, ये देखिए दे रखा है आपको बी ऑप्शन पे, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े पड़ेंगे। इसका एक और मेथड होता है अगर आप लोग करना चाहें तो, लेकिन मैं अच्छा x नहीं होता तो पॉसिबल था, क्यों, ऐसे वाले क्वेश्चन को ना एक तरीके से ऐसे किया जाता है, मैं बताऊं क्या करते हैं, रुको। जैसे आप ना y और x का कुछ रैंडम वैल्यू मान लो, जैसे x को 1 मान लो, y को 2 मान लो, तो यहाँ पे भी रख के सेटिस्फाई करो और इस पे भी ला के सेटिस्फाई करो, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में y वाले टर्म ही नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी एक बार ट्राई करना क्या मेथड काम कर रहा है, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है ना। देखिए ये कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उस चीज़ का ध्यान देना। कह रहा है यदि व्यंजकों 5x - 7y + 2, 3y - 4x + 2y और 2x - 3xy - 5 के योग में इन तीनों ही समीकरणों का योग करना है। लिखो मैं लिख देता हूँ एक बार, पेपर में कहीं नहीं दिख रहा हो आपको। देखो 5x - 7y ये रहा, +2 है, अगली इक्वेशन जो है वो 3y - 4x और +2xy है, और नेक्स्ट इक्वेशन जो दे रखा है 2x - 3xy और -5 है, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, लेकिन आप लोग ये पेपर में ये काम नहीं करोगे। हाँ आपको पेपर में कैसे करना है वो बताता हूँ, यहीं पकड़ना कि x के कोफिशिएंट निकालो। x के पहले क्या क्या मिल रहा है, यहाँ 5 मिल गया, इस वाले इक्वेशन में -4 मिल गया, इस वाले इक्वेशन में 2 मिल गया, तो x का जो कोफिशिएंट आएगा देखो यहाँ से करो, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 2, फिर 1 में 2 जोड़ा 3, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 3 आ गया। ये कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। y का कोफिशिएंट बताओ, पूरा जोड़ने नहीं जाऊंगा मैं, केवल कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने की बात कर रहा है और इसको p माना, ये तो p की वैल्यू 3 आ गई। y कितना आएगा, y क्या है, y क्या है कि में y और xy के गुणनखंड, तो बताओ y के कोफिशिएंट कितना है, -7 और 3, तो -4 हो गया, तो -4 हो गया, और y यहाँ है ही नहीं, तो ये y का आ गया -4, ये दिया है q, तो ये q मिल गया आपको। उसके बाद xy का कोफिशिएंट, पहले वाले में xy है ही नहीं, यहाँ xy 2 है, यहाँ xy -3 है, तो 2 में से -3 गया तो -1, तो xy का कोफिशिएंट -1 मिल गया। इसको उसने नाम दिया है क्या, r दिया है। ये हमने r p q तीनों निकाल लिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, p + q - r, तो p की जगह कितना रखूँ मैं,
P की जगह 3 रख दिया, प्लस Q की जगह, ये लाइन हटा दो नहीं तो कंफ्यूज होगे। Q की जगह कितना रखोगे बताइए, Q आपका आया -4, तो ये आ जाएगा कट करके -4, ठीक है रुक जाओ काट देता हूँ, इसको माइनस लिखो, ये आपका -4 हो गया, और -r, r है -r, -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, 3 1 4 और -4, 4 में से 4 गया 0, करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर में अटेंड करना है। लगे मत लेना कि इसको लंबा सा लिख के एक के बाद एक जोड़ रहा हूँ, एक्स के नीचे एक्स लिख रहा हूँ, वाई के नीचे वाई लिख रहा हूँ, तो भैया पेपर आपका छूटेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं जिस मेथड से पेपर आपको अटेंड करना है उसी मेथड से यहाँ सॉल्व कराता हूँ, वो भी चिल्ला चिल्ला के एक एक बात क्लियर करके। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए ये भी एक यूलर्स फार्मूले का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और कितना टाइम हुआ, ठीक है, और किनारों की संख्याएं क्रमशः 10 है और x है और 15 है, तो इतने का मान है। देखो पहले शीर्ष है तो वर्टेक्स की वैल्यू दे रखा है 10, फिर क्या है फलक, फलक की वैल्यू दे रखा है x, और उसके बाद एज है, एज की वैल्यू दे रखा है 15। सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या कि v प्लस एफ दोनों भाई हैं, इसकी एक भाभी है ई, वो अपने 2 बच्चों के साथ राइट में रहती है, ऐसे करके याद रखो, v प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2, याद है। यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, तो 10 प्लस x बराबर 15 प्लस 2, तो ये हो गया 17, 10 हो गया ये, तो x की वैल्यू कितना होगी, 17 बन जाए, तो 10 पहले से है यहाँ, 10 x की वैल्यू इसका मतलब 7 होगा, तो x आपको पता चल गया कितना है भाई, 7 है, ठीक है ना। x जब 7 हो गया, पूछा क्या इसने, 3x माइनस 8, तो 3 गुणा 7 माइनस 8, 7 तियाँ 21, 21 में से 8 गया कितना होता है बताओ, 21 में से 8 गया 7 जाता, 20 में से अगर 8 जाता तो 12 होता, लेकिन एक ज़्यादा था तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा, 13 इज करेक्ट, ठीक है। तो समझ पाए कैसा करना है था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी तिर्यक रेखा द्वारा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने से बने उस तिर्यक के एक ही ओर के 2 अंतःकोणों का अनुपात 2:7 है। यदि इनमें बड़ा कोण y है तो 3y - 40 का मान बता दो, ठीक है ना। तो चलो हम बनाते हैं थोड़ा सा। देखो 2 पैरेलल लाइन है, ये इसने कहा 2 पैरेलल लाइन है तभी तिर्यक बनती है, एक तिरछी रेखा काट दिया। कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर के अंतःकोण चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, ठीक है ना। तो इनमें से कोई 2 ले लो, तो मैंने ये दोनों आगे वाले ले लिए। इनका अनुपात दे रखा है 2 और 7, ये 2 भाग है तो ये 7 भाग है। अनुपात को हटाने के लिए आप इसको x ले सकते हो, ये 7x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब 7x प्लस 2x जो होंगे ये 180 के बराबर होंगे, तो 7 और 2 9x, 9x की वैल्यू आ जाएगी 180, तो x कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ जाएगा आपका। x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब आपके पास x पता चल गया कितना है, 20 है लेकिन हमसे x थोड़ी पूछा था, तो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया, 20 दूना 40 का हो गया। ये वाला कितना हो गया, 7 दूना 14, 140 हो गया ये, ठीक है ना। ये 140 हो गया। क्या पूछा था इसने, अच्छा 3, बड़े वाले को y नाम दिया है, तो 140 बड़ा है तो ये आपका हो गया y। अब कह रहा है 3y - 40, तो मतलब यहाँ निकाल दो, 3 गुणा y की जगह 140 रख दीजिए, माइनस कर दीजिए 40, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए जरा, सॉरी ये आ जाएगा 14 तियाँ 42, 420 - 40, तो 20 चला गया तो 400 बचा, 20 और चला गया तो 380 बचा, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होना चाहिए, 380, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। कैलकुलेशन को इसी तरीके से उड़ाया करो कि कहीं लास्ट डिजिट मिल जाए, कहीं कुछ देख करके तोड़ तोड़ के सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो आपका पेपर में टाइम बहुत बचेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है तथा भुजा पी आर पर लंब एक किरण आर टी इस प्रकार खींची जाती है कि एक न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, लंब बोला है तो न्यून कोण क्यों होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, थोड़े मिस्टेक लग रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है कोई नहीं। यदि कोण P अनुपात Q अनुपात R 3 2 1 है तो
एंगल टी आर एस का मान कितना होगा। चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तभी जाकर के इसका काम हो पाएगा। कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, लो हमने बना दिया, ये रहा हमारा पी क्यू आर, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दो, क्यू आर नीचे है, इसको और बढ़ा के ले जाओ, ये एस पे पहुंचा दो, ठीक है भाई, तक बढ़ाया जाता है। तथा भुजा पी आर पे, ये रही हमारी पी आर, ये वाली लाइन है, लंब एक किरण आर टी खींच दो, आर से एक पे लंब खींचो, इस वाले पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींच दो, ये रहा, ये हो गया आर से टी, ये हमने लंब खींच दिया, ठीक है ना, आर टी हो गया हमारे पास। अच्छा, और एक चीज़ का ध्यान देना, ये 90 डिग्री है क्योंकि उसने लंब बोला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, खींच दिया, न्यून कोण है, ठीक है। यदि कोण पी, पी हो गया, इससे ब्लैक से बनाता हूँ, कोण पी क्यू आर कितना अनुपात दे रखा है, 3 2 1, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इनके साथ x लगा दो, तो ये 1x हो जाता है, ये 3x हो जाता है, ये 2x हो जाता है, क्योंकि अनुपात दिया था तो x लगा के हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा रखा है, तो आर टी एस का मान पूछ रखा है, कहाँ से निकलेगा, आर टी एस, सॉरी टी आर एस, टी आर एस, ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये वाला, ठीक है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा आपको कैलकुलेट करना है। सोचो सोचो क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए x की वैल्यू कितनी आएगी, इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग से, ठीक है ना। तो x प्लस 3x 4x 2 6x, 6x की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 180 की, आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल होनी चाहिए, 6 से काटा इसको 3 बार में तो 30 आ गया, x की वैल्यू 30 पता चल गई, इसका मतलब ये वाला कोण तो हमें पता चल गया 30 का है। तो अगर देखें तो यहाँ पे ये देखो कौन से कलर से बनाओ जो सब दिखे, ये कलर, ये सारे कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे जितने भी बनते हैं सबका योग 180 होता है। तो 30 ये हो गया, 90 ये हो गया, 9 3 12 120 तो यही बना लिए, तो ये बचा हुआ कितने का होगा कि 180 पूरा हो जाए। तो 120 में कितना जोड़ूं मैं कि 180 हो जाता है, आप कहोगे कि सर जी 60 जोड़ दो तो 180 आ जाता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास, तो आप कहोगे कि 60 डिग्री होनी चाहिए, तो ये डी ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे रखा है भाई, देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस, आर क्यू बराबर आर एस, यदि पी आर क्यू एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलो मैं पहले एक चतुर्भुज ही बना देता हूं, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्या क्या बराबर दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। पहले दे रखा पी एस बराबर पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर है पी एस, ये दोनों आपस में बराबर है, और कह रहा है आर क्यू बराबर है आर एस, आर क्यू बराबर है आर एस, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पतंग की संरचना है, काइट की संरचना यही होती है कि जो पास पास वाली भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है ऊपर और नीचे की, तो ये एक पतंग जैसी है, और पतंग की प्रॉपर्टी कहती है कि इनके डायगोनल को अगर मिलाओगे तो इनके डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि पी आर एंड क्यू एस आर इक्वल, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर और क्यू एस कहाँ है भाई, पी आर और क्यू एस बराबर है तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगला क्या कह रहे हैं कि पी आर और क्यू एस बराबर है, ठीक है ना, चलो अच्छा बराबर है, समद्विभाजित करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, सॉरी, परंतु परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो आपको लंब वाला पकड़ना है, कह रहा है पी आर क्यू एस, पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है, ठीक है, यहां सही बात कर रहा है, तथा पी आर का मध्य बिंदु ओ है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये काइट की प्रॉपर्टी होती है, काइट के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। काइट क्या कहता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कितने पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, ये बात याद रखो। कह रहा है पी आर क्यू एस परस्पर लंब है तथा बिंदु पर बिंदु करते हैं, नहीं ये थोड़ी लंब है, पी आर क्यू आर परस्पर लंब है तथा क्यू एस का मध्य बिंदु ओ है, यही बात इसमें भी कहा है क्या, पी आर क्यू एस परस्पर लंब है तथा पी आर का मध्य बिंदु ओ है, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे दिख रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए जरा, एक ही बात लिखा है क्या कि अलग अलग बातें लिखा है। कह रहा है पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस परस्पर लंब है तथा क्यू एस, एक सेकंड, क्यू एस
का मध्य बिंदु O है, QS का मध्य बिंदु O है कि नहीं है, लेकिन ये प्रतिच्छेद करते हैं मध्य बिंदु पे O है का मध्य, अच्छा, तथा PR का मध्य बिंदु O है और QS परस्पर लंब है तथा PR का PR हाँ, ये देखिए कॉन्सेप्ट, काइट यही तो कहता है इसका मध्य बिंदु होना चाहिए, इस वाली लाइन का जो लंबी है। एक तो मेथड ये होता है, काइट के प्रोसेस से आप लगा सकते हो। दूसरा आप ये मेथड लगा सकते हो, आप चाहें तो वो भी मैं बता देता हूँ कि अब अगर आप ध्यान से जरा देखो, एक सेकंड, तो ये वाला जो त्रिभुज है, ऊपर वाले जो त्रिभुज हैं, ये जो त्रिभुज है, इसकी ये साइड बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि अगर इनका जो मिड पॉइंट पे, यहां से शीर्ष से मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो यहां से भी ये सही होगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है यही आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चाहे काइट का कॉन्सेप्ट लगा लो, नहीं समझ में आ रहा है तो समद्विबाहु का कॉन्सेप्ट लगा लो। ये आप पढ़ोगे, देखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से नीचे वाली साइड के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि किसी, एक सेकंड रेड पेन लेते हैं, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि कोण इतना बराबर 70, इतना बराबर 32, तो y है, तो ये मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले फटाफट से आपको फिगर बनाने की जरूरत होती है। देखो फिगर बना लिया हमने, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, ये बन गया ABCD। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, ABCD है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके विकर्ण बनाओ। ये रहा, ये O पे कट कर रहे हैं। कह रहा है यदि कोण AOB, कहाँ है भाई AOB, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये हो गया 70 डिग्री। अच्छा, आगे क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं DAC 32 है, कहाँ है DAC, ये वाला कोण आपको दे रखा है 32 डिग्री। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एंगल DBCY है, DBC ये वाला कोण आपको दे रखा है Y। ठीक है ना, तो 2y + 15 का मान पूछा है आपसे। हमने आपको बताया था समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी विपरीत भुजाएं आपस में पैरेलल और समानांतर होती हैं, तो और जब भी कहीं Z जैसा आकृति बनती है तो ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे AD पैरेलल हो जाता है BC का, और BD जो है ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो ये कोण अगर Y है तो ये भी आपका Y बन जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे Y बन जाएगा। अच्छा, यहां से मैंने O को हटा दिया, देखो अब देखो ये पॉइंट तो O है, ये अगर ये सीधी रेखा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये 70 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया बताओ, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 110 अकेला ही। तो यहाँ से y आप निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से, तो मतलब 32 + 110 प्लस का y बराबर 180। ठीक है ना, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 110 में 30 जोड़ा तो 142 हो गया, 30 2 32, 142 हो गया। तो y कितना आ जाएगा बताइए, 180 में से 142 घटा दो तो 100 ऐसे ही चला गया, बचा 80, 80 में से 42 गया, 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके सामने 38 आ गया। लेकिन इसने आपसे y, देखो ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं मार रहा हूँ ना, कमेंट करके बता देना तो मैं पूरे क्लियर में ही सॉल्व करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, साफ साफ दिख रही होंगी, तो ये काम तो कर ही सकते हैं। अब y का मान यहाँ रख दीजिए तो 2 × 38 + 15, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, 6 5 11, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, ये आपका कितना आ जाएगा, 91 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, सही है ना, 8 दूनी 16, 6 और 5 11, ठीक है ना, 38 दूना 30 दूना 60 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, 70 और 6 76, 76 और 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लो भैया, आप लोग ऑफलाइन हो। 76 + 15, 6 5 11, 1 7 1 8 1 9, सही तो है, 91 ही तो आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट कहीं गलत हो ही नहीं सकता ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है ना, देख लेते हैं और है क्या, नहीं एक और है थ्योरी वाला बेस, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, और आगे और आपको क्या चाहिए क्लास के लिए, क्या आपकी जो वीक है कोई चैप्टर या कोई टॉपिक, तो वो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं एडजेसेंट एंगल कैन नेवर बी, आसन्न कोण कभी नहीं हो सकते। आसन्न कोण कौन से होते हैं, ये आजू बाजू के जो कोण होते हैं ना आसन्न कोण बोलते हैं।
तो ये संपूरक होते हैं, सही है, तो ये आंसर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हाँ हो सकते हैं, 90-90 के दोनों हो सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, सार्वभुजा की एक ही होती है, सार्वभुजा की एक ही ओर, हाँ देखिए इस भुजा के ऊपर ही ऊपर तो हैं, तो एक ही ओर है, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है, एक ही बचा, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है दो संपूरक कोण से बने हैं, दो संपूरक से बनेंगे तो भैया 180 + 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 360 हो जाएगा, तो यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही उड़ा दिया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लास को तैयार करने में काफ़ी मेहनत हो जाती है, देखो गला दर्द कर रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।